अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। बॉर्डर पर तो सीज़ फायर है, लेकिन ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं जो खारजा अमूर हैं वहाँ पर दोनों जानिब से लफ्जी गोलाबारी जारी है। पाकिस्तानी डेलीगेशन भी अमेरिका में मौजूद है, इंडियन डेलीगेशन भी अमेरिका में मौजूद है। पाकिस्तानी डेलीगेशन काबिल इस्ताइश है जी, बहुत सारी उसको दुनिया में पजीराई मिली है। दुनिया हमारा मौक़िफ़, हमारी बात सुन रही है। बिलावल भुट्टो जो है पाकिस्तान की डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखा और जिस तरह मोदी को जो नेतन्याहू है उनके साथ उनकी तशबीह दी, मुमासलत उनको कायम की दोनों के माबैन, तो इस पर उनको बड़ी खासी पाकिस्तान के अंदर भी, दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में भी खासी पजीराई मिली है। ऑन द अदर साइड इंडिया जो है वो हमें आइसोलेशन का शिकार नजर आ रहा है। सफारती महाज पर वह पाकिस्तान की विन विन पोजीशन हमें दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने वज़ीर दिफा कहते हैं कि अगर यही मामला इस तरह चलते रहे तो शिमला मुआहदा जो है पाकिस्तान सोच सकता है कि हम उसको मनसूख कर दें, तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी हियत, उसकी वो चीज़ें उस पूरी वजह से बदल सकती हैं। खतरात मौजूद हैं। इंडिया की जानिब से 40,000 अरब का मजीद 40,000 करोड़ का मजीद जो है कह लें कि अपनी मिलिट्री के लिए, फोर्सेस के लिए बजट जो है एलोकेट किया गया है। मजीद वेपनाइज करने की कोशिश हो रही है। मतलब खतरात मौजूद है, कोई ना कोई मिस एडवेंचर हो सकता है। ये चीज़ें होगी दुश्मन को लेकर, खारजा अमूर को लेकर, लेकिन विद इन कंट्री हम देख रहे हैं जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से चीज़ें थी। ऑल दो इंडिया के साथ जो पूरा मामला हुआ मार के हक के दरमियान जो दौरान पूरी जो कौम है यकजा हमें नजर आई, लेकिन बानी पीटीआई ईद से पहले रिहाई नहीं हो सकी। ईद के बाद कोई तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं, सड़कों पे आने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इरादा रखती है। तो इन हालात में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाती है तो कितना उसके लिए भी आसान होगा, और अगर चल जाती है तहरीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन सड़कों पर आ जाता है तो हुकूमत के लिए भी कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ कराता चलो, हमें ज्वाइन करें सेनेटर बुशरा अमेरिका में मौजूद है, पाकिस्तानी डेलीगेशन का हिस्सा है, इनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सहर कामरान साहिबा रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, ये भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। गजाला सैफी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी जमात को रिप्रेजेंट करेंगी, हमें ज्वाइन कर रही हैं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में समीना पाशा साहिबा में ज्वाइन करेंगी, सीनियर जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है। बुशरा साहिबा, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। अमेरिका में आप लोग मौजूद हैं, उसी टाइम पीरियड में इंडियन डेलीगेशन भी शशि थरूर की सरबराही में वहाँ पर मेल मुलाकातें कर रहा है। किस तरह पाकिस्तान ने अमेरिकन के सामने यूएनओ में, ओआईसी में, डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म, उनके जो नुमाइंदे हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल शख्सियात हैं, उनके सामने पाकिस्तान का मुकदमा रखा, क्योंकि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को काफ़ी कह लें कि आइसोलेट करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अभी जो पिक्चर नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि पाकिस्तान बड़े अच्छे से दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखने में कामयाब रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर encouraging us as well, because right now जो हम मैसेज लेके आए हैं ऑफ पीस, ऑफ पाकिस्तान बीइंग अ रिस्पांसिबल स्टेट, हमें यूएन के अंदर जो है न्यूयॉर्क में हमारा जो 2 दिन का स्टे था उसमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। यूएन एक ऐसा दायरा है जिसको एक्नॉलेज किया, ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि भारत ने उस चीज को बिल्कुल भी यूएन के साथ कोई भी मीटिंग नहीं रखी गई। तो ये भी एक बहुत पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस हमें इस तरह से भी मिला कि द ट्रीटीज दैट वी साइंड कैन नॉट बी डिसरिगार्डेड एट एनी स्टेट। और ये हमारे साथ सारे जो वहाँ पे लीडर्स थे और सारे मेंबरान जिनको मिले, उन्होंने भी इस चीज को सराहा कि यस, यू नो, ट्रीटीज के लिए जो इंडिया जिस तरह हमारा इंडस वाटर ट्रीटी को निगेट कर रहा है, इट्स अ बायलैटरल जो ट्रीटी एंड यू कैन नॉट जस्ट डिनाई इट कंप्लीटली। तो हमने बड़े अच्छे से अपना केस प्लीड किया, बी इट अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, बी इट अबाउट कश्मीर, बी इट अबाउट पहलगाम इशू जो हमारा हुआ है रिगार्डिंग टेररिज्म, एंड हमने अपना मैसेज बड़ा क्लियरली बताया कि पाकिस्तान इज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट और यहाँ पे हम पीस का मैसेज लेके आए हैं। वी बिलीव इन टॉकिंग, वी बिलीव इन नेगोशिएशंस, बिकॉज अभी जो रिसेंट हमने वाकया देखा है उसमें मासूम सिविलियंस की जान को खतरा है, एंड हाउ इंडिया अटैक सिविलियंस, and how right now even the world is saying that it's a ceasefire, but India is insistent on saying it's a pause. और जिस तरह की hate speech नरेंद्र मोदी यूज कर रहा है उसके बारे में आगाह किया, और about misinformation, disinformation, how chaotic the Indian media played the role during the war, after the war, अभी तक जो हकायक हैं सबके सामने नहीं आ सके। तो इस चीज से हमने उनको आगाह किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑलरेडी पता भी था इस बारे में, और हमारी तरफ से उन्होंने थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वेरियस मीटिंग्स, अब हम वाशिंगटन आ गए हैं, एंड yesterday as well we had a very busy day at Capitol Hill. We had a few meetings with the congressmen and congresswomen, और आज भी हमारी जिस टाइम में आप लोग अमेरिका में मौजूद हैं,
इंडियन डेलीगेशन भी वहाँ पर मतलब रहा इस पूरे टाइम पीरियड में। तो जिन लोगों से आप लोगों ने मुलाकातें की, सम हो इस तरह की मुलाकातें वो भी वहाँ पे कर चुके थे आपसे पहले या उसी टाइम पीरियड में मिल रहे थे, तो उनका जो दौरा है अमेरिका में बैठ के, आप भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने आए हुए हैं, तो वहाँ पे बैठ के उनके बारे में क्या सुना आपने? मतलब वो क्या कोशिश करते रहे पाकिस्तान को मलाइन करने की, ऑल दो माजी भी करते रहे, कामयाब नहीं हुए, तो इस बार वो किस तरह से पाकिस्तान को काउंटर कर रहे थे वहाँ पे? प्राइमरी फोकस है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए, पाकिस्तान के बयानिए को निगेट किया जाए, पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड जो रिकग्निशन मिल रही है उसके ऊपर उनके फॉल्स एलिगेशन जो है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हम वी आर अ स्टेट वी आर अ कंट्री, और हमारा प्रोग्रेसिव बड़ा क्लियर है कि हम बेहतरी की तरफ, इकोनॉमी की तरफ बात करना चाहते हैं, हम ट्रेड के बारे में बात करना चाहते हैं। एज यू नो दैट ट्रम्प इज ऑल अबाउट ट्रेड, इकोनॉमी, और उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को बड़ा पॉजिटिवली इसलिए भी लिया कि हम कह रहे हैं कि हम जंगों के अंदर अपना टाइम वेस्ट, अपनी इकोनॉमी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। हम तो आपके पास अपनी ट्रेड डेलीगेशन भेज रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक जो है आपस में इनकी ट्रेड रिलेशनशिप्स को बेहतर किया जाए। तो जाहिर बात है, what we bring to the table is very positive as what India is bringing to the table. India is talking about sanctions, India is talking about how Pakistan should be cut off from the world, and how एक जो उनका नारा है कि टेररिज्म यहाँ पे सपोर्ट होती है, प्रमोट होती है। तो हमने बड़ा क्लियरली बताया कि वी आर अ नेशन जिसने सबसे ज्यादा टेररिज्म से सफर किया है, और हम तो हमेशा से उन जंगों का हिस्सा बने हैं जो फाइट्स अगेंस्ट टेररिज्म। तो जाहिर बात है, एवरीबडी नोज, ये कोई नई बात नहीं है, फैक्चुअल डेटा इज देयर टू सपोर्ट आवर आर्ग्यूमेंट्स, एंड इस चीज के ऊपर इंडिया की तो इट्स जस्ट एलिगेशन, तो कहते हैं ना तनकीद बराए तनकीद। तो कुछ तो हमारी मीटिंग ऐसी थी कि कुछ कांग्रेसमैन की हमसे पहले इंडिया के डेलीगेशन से मीटिंग थी, कुछ की हमसे बाद में थी। तो बट हमारा नैरेटिव ऑफ पीस, हमारा नैरेटिव ऑफ ट्रेड, हमारा नैरेटिव ऑफ bringing both the nations together, being looking for a mediator, says it all. हमने ठीक है, मतलब पीस की आप बात कर रही हैं, आप भी ट्रेड की बात कर रहे हैं। अमेरिका जाने से पहले ट्रंप ने भी बल्कि कहा कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन आ रहा है, वो टैरिफ इस सारे मामला पे बातचीत करेगा। तो मतलब जो अमेरिका सोच रहा है कि पीस होना चाहिए, सर ट्रंप बात करें जंगें नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान उनको इस बात पे एडवायर भी कर रहा है। बिलावल साहब जो हैं, उन्होंने वहाँ पर जो अपनी जो खिताब करते हुए मुख्तलिफ जो डेलीगेशन उनसे बात करते हुए कहा कि इंडिया के साथ मिलकर जो काउंटर टेररिज्म है, दहशतगर्दी के जो खात्मे के लिए कोशिशें हैं, मिल के काम करना होगा हम लोगों को, ताकि रीजन में स्टेबिलिटी आ सके, पीस आ सके, एक दूसरे पर बारहा इल्ज़ाम तराशी होती है उसका खात्मा हो सके। तो उनके इस मैसेज को वहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किस तरह लिया? बहुत सराहा है। पहले तो बहुत हमारी जो डेलीगेशन है उसको बहुत अप्रिशिएट किया है। The selection of people have been highly appreciated, be it about women representation, be it about youth representation, be it about technocrats. So wherever we went, in fact, हमें तो यहाँ पे बहुत सारे वो कहते हैं ना labels दिए जा रहे हैं कि ड्रीम टीम दी जा रही है, because this whole delegation is giving a very progressive image of Pakistan. यहाँ पे अगर आप डेलीगेशन की जो फॉर्मेशन है उसमें देखें, there is equal representation of women, there is equal representation of youth, there is equal representation of technocrats. तो इस चीज को भी बड़ा सराहा जा रहा है, पाकिस्तान का एक बड़ा प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल इमेज जा रहा है। फिर having said that, the message that we're taking, अब आप ये देखें कि उनके जो इंटरेस्ट है उसके मुताबिक बात हो रही है। फिर अगर आप बात करते हैं कि बिलावल साहब ने बड़ा होल हार्टेडली, ओपन हार्टेडली प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव को प्रमोट किया कि जी हम चाहते हैं कि आप ऑन टेबल आए। In fact, yesterday we met with the Pakistani caucus and we said कि जो Indian caucus है, Pakistani caucus है, वो आपस में collaborate करे। डायस्पोरा से कहा है कि आप send the message of peace, because हम बेहतरी की तरफ चीजें लेके जाना चाहते हैं। ये नहीं कि we don't have the strength, because हमने prove किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह our armed forces, our military, our navy, they're all way better than what we've seen with India. But हम फिर भी पीस चाहते हैं, बिकॉज हम मुल्क की, हम साउथ एशिया की जो पूरा खिता है, बिकॉज जंग जो है ये दिस इज नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये पूरे खिते को जंग वो ले लेगी, राजी ले लेगी। तो वी आर नॉट फॉर इट। तो बिलीव यू मी, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, जंग जो है वो स्टार्ट करना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसको एंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम देख रहे हैं यूक्रेन में, देख रहे हैं रशिया के माबैन, देख रहे हैं जैसा स्टार्ट हुई
दुनिया चाह रही है कि वहाँ पीस हो सके, वहाँ नहीं हो पा रहा। हम गजा में देख रहे हैं किस तरह से इसराइल जो कुछ कर रहा है, जिस तरह सलामती कौंसिल में अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया, वो चीज़ें रुक नहीं पा रही। जंग जो है शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन उसका जो एंडिंग है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, गजाला सैफी साहब, आप ये बताइएगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं शशि थरूर हैं जो इंडिया में सीनियर पॉलिटिशियन है, बड़ा तजर्बा रखते हैं, दूसरी जानब हमारे यंग एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान के डेलीगेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दुनिया के सामने जाके लीड कर रहे हैं। तो दोनों डेलीगेशन कंपोजिशन और दोनों ने किस तरह वहाँ पे जाकर ट्रीट किया और पाकिस्तान को किस तरह कामयाबियाँ मिली, क्या कहती हैं इस पर? देखिए, मैं समझती हूँ कि शशि थरूर जो हैं वो एक एनालिस्ट रहे हैं और उन्होंने बहुत किताबें भी लिखी हैं और वो बहुत काबिल माने जाते हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं बहुत साल तक। मगर जहाँ तक इंडियन सुप्रीमेसी का ताल्लुक है, डिप्लोमेटिक सुप्रीमेसी का ताल्लुक है, वहाँ पर हिंदुत्व सोच की वजह से मेरा ख्याल है कि शशि थरूर जैसे भी लोग जो कि समझ रखते हैं यहाँ पर मात खा रहे हैं। मगर हमें इस बात की सख्त जरूरत है कि जहाँ हम पीस की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन गया है जो कि पीस की बात कर रहा है, बट हमें उन इश्यूज को जो कि वॉर का जरिया बने, जो जंग का एक जरिया बने, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया ने हमारा पानी रोका, जो कि एक पुराना पैक्ट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और वो उसे एक एकतरफा तौर पे उसे तोड़ा नहीं जा सकता। उसे तोड़ा गया और उसके बाद फिर पहलगाम का हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर और हमला किया गया। पहले इन्होंने हमला कमजोरों पर, मस्जिदों पर और बच्चों और औरतों के ऊपर किया, और फिर ये जाहिर करने की कोशिश की कि हमने टेररिस्ट अड्डों के ऊपर हमने हमले किए हैं, जबकि वो मस्जिदें थी और आम मस्जिदें थी। तो इन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड किया था इंडिया ने, वो ये नैरेटिव था कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट स्टेट है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं पता। वो नहीं जानते कि पाकिस्तान पढ़े लिखे सुलझे हुए लोगों का मुल्क भी है। पाकिस्तान में लोग जो हैं वो लोगों के ख्याल करते हैं, लोगों का सोचते हैं, और पाकिस्तान की जो इस वक्त जो सेफ गार्ड करने वाली जो आर्मी है, एयरफोर्स है, वो बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड है। अगर आपने किसी भी तरीके से हमें ललकारने, धमकाने या डराने या हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की, तो आप उसमें मात खाएंगे। जहां डायलॉग का ताल्लुक है, वहां डायलॉग में भी ये लोग मार खाएंगे, चाहे उसमें कितने ही ये सहीन और पढ़े लिखे लोग भेजें, क्योंकि सच जो है वो बहुत अहम चीज होती है। इस वक्त जो अहम बात है समझने की, और हमारे जो डेलीगेशन को भी इस वक्त आगे ले जाने की है, वो ये है कि हमारा जो पानी की जो ट्रीटी जो इन्होंने ब्रेक करने की कोशिश की और पानी रोका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक बड़ा खत्ता जो है वो पानी से महरूम हो जाएगा। और हमारी जो अगली जनरेशन्स हैं, अगर ये डायलॉग नहीं किसी उस पे पहुंचा, नतीजे पे पहुंचा, तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और ये दोनों स्टेट्स जो हैं वो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। और इंडस वाटर ट्रीटी की आपने बात की, तो बुशरा साहिबा, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान ने उसको बता दिया दुनिया को, ये हमारी रेड लाइन है, अगर आपने पानी पाकिस्तान के रोकने की कोशिश की तो हम उसको वॉर समझेंगे। तो इस पे दुनिया के सामने जब पाकिस्तान ने मौकफ रखा, तो क्या आपको वहां से सुनने को मिला और इस मामले पे कितनी कामयाबी मिली? हमारा जो 2 दिन का दौरा न्यूयॉर्क का प्राइमरीली फोकसिंग ऑन दिस, बिकॉज हमारे पास जो मेजर मसला आ रहा है वो ये पानी का ही आ रहा है। और जो हमने हाईलाइट किया कि ट्रीटीज कैन नॉट बी नेगेटेड, बिकॉज अगर आज इंडस वाटर ट्रीटी नेगेट होती है तो फिर किसी ट्रीटी का कोई भी सब्सटैंशियल ग्राउंडिंग नहीं है। सो रेस्ट एश्योर्ड, एंड आई हैव अ मीटिंग टू रश टू, बट हमारे एजेंडे पे सबसे टॉप नॉच पे इंडस वाटर ट्रीटी है। 2 दिन हमने बहुत सारी मुलाकात यूएन के अंदर की गई। आज हमारा जो इशू है कश्मीर का बहुत रेज किया गया। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी की बात की गई। उसके बाद जो जंग हुई है और मोदी की हेट स्पीच, और बार बार इस चीज के ऊपर हम वी वर वेरी एडमेंट ओवर द फैक्ट दैट हम तो इसको सीज फायर कह रहे हैं, बट इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज कॉन्स्टेंटली कॉलिंग इट अ पॉज, सो दैट इज वेरी अलार्मिंग। और हमने बात पीस की भी की है, बट हमारे एजेंडे के ऊपर जो प्राइमरी फोकस है 2 दिन, इट वाज ऑल अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, इट वाज ऑल अबाउट हाउ इट विल अफेक्ट ह्यूमैनिटी ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये किस तरह से ये अभी भी ट्रीटी को की खिलाफ वर्जी करते आ रहे हैं। आज 2 साल हो गए, वी वर लुकिंग फॉर डायलॉग कि ये किस तरह वहां पे डैम्स बना रहे हैं विच इज अगेंस्ट द ट्रीटी।
और उसके ऊपर बहुत हमारी इन डेप्थ बात हुई है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि हमारे हर जगह का एक डिफरेंट एजेंडा था। न्यूयॉर्क में वी डिस्कस द ट्रीटीज विद द यूएन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट विद कांग्रेसमैन, वी वांट कि हमें हमारे बयानिए को ठीक है, चले कोई आपकी बड़ी अहम mediation मीटिंग्स भी हैं, अभी आपने और भी मिलना है, पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो लड़ना है। अभी हम आपको प्रोग्राम में करेंगे, दीगर जो मेहमान हैं उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सैर कामरान साहिबा, इस पूरे डेलीगेशन को हम देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो उसको लीड कर रहे थे। जिस तरह कामयाबियां मिली हैं पाकिस्तान को आलमी सतह पर, जिस तरह पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया ने उसको काबिल सताइश समझा है। हमने देखा कि माजी में चीज़ें पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान को कह लें कि बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान के साथ टैग की जाती रहीं। तो ये एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान के पास टाइम आया जिसको पाकिस्तान ने बड़े अच्छे से उस पर प्ले किया और एक पाकिस्तान के जो मुस्बत जो इमेज था वो दुनिया के सामने रखा। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको जवाब देना भी चाह रही थी पहले भी, कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अपनी एक पर्सनैलिटी है, उनका जो स्टेचर है, कौन क्या कह रहा है, कितनी जो है नॉलेज के साथ कह रहा है, किस कमिटमेंट के साथ कह रहा है, इस सब चीज़ का असर होता है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ी एक मौसर और बड़ी एक ब्रिलियंट डिप्लोमेसी की है और उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया, और आप ये देखें कि एक जगह रह के उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल से इंगेज किया, उन्होंने मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे मुस्तकिल उनसे जो है उनको इंगेज किया, उन्होंने जो है OIC के जो मंदूबीन हैं उनको इंगेज किया। तो हर सतह पे जो है उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ आगे पेश किया, चाहे वो पाकिस्तान कॉकस हो, चाहे वो आप ये देखें कि मीडिया हो, उनसे इंगेज किया। और अब वाशिंगटन DC के अंदर जो US सेनेटर्स हैं, जो कांग्रेसमैन हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बहुत एक इफ़ेक्टिव तरीके से, एक तो पहली बात ये कि उन्हें अपनी सब्जेक्ट पे महारत है, और हमने ये देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस भी टॉपिक को, जिस भी सब्जेक्ट को उठाते हैं, चाहे वो माहौलियात की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे टेररिज्म की बात हो, चाहे पाकिस्तान के ऊपर जो है जो जारियत है भारतीय उसकी बात हो, नरेंद्र मोदी के अपनी जो किरदार है, जो उसकी एक इंतहा पसंदी है, शिद्दत पसंदी है, उसको उजागर करना हो, या पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बेहतरीन तरीके से पेश करना हो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान के वक़ार को बहुत अच्छे तरीके से बुलंद किया है और एक ऐसी सिफारतकारी की है कि अब मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को ना सिर्फ वहाँ पे बैठ के अक़वाम मुत्तहिदा में वहाँ पे जिन लोगों से इंगेज किया, बल्कि दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पजीराई मिली है। और इंडस वाटर पे तो मैं समझती हूँ कि जो एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एक अंडरस्टैंडिंग और अटैचमेंट थी, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर नेशनली भी और इंटरनेशनली भी इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने उजागर किया, जो पानी का जो हक़ है, जो ये इंसानी हकूक़ में शामिल होता है, और जो भारत के अज़ाइम है नापाक, उनको उजागर किया है। फिर जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद इंडिपेंडेंट तहकीकात की पेशकश की और नरेंद्र मोदी ने बजाय उस तहकीकात को एक्सेप्ट करने के पाकिस्तान के ऊपर जारियत की, सिविलियंस पे हमला किया, उसको भी उन्होंने बयान किया। और पाकिस्तान की जो फतूहात हैं वो बेहतरीन तरीके से देखिए, अल्फाज का चुनाव, गुफ्तगू, नॉलेज, और उसके बाद उनकी अपनी शख्सियत का असर, उनकी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी, फिर उनका जो एतमाद है, वो जो उनका एतमाद है वो पाकिस्तान का वक़ार है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एक खला था, इससे पहले दोनों जो डेलीगेशन आए हैं, ऑल द वाह शशि थरूर जो है वो सीनियर पॉलिटिशियन है, राइटर है, मतलब एक टाइम पे तो UN में भी बड़े अहम ओहदे के लिए उनका नाम आ रहा था, मतलब एक सीनियर सफारतकार कह लें। ऑन द अदर साइड एक यंग एक्स फॉरेन मिनिस्टर है, और दुनिया दोनों का जब कंपैरिजन कर रही है, दोनों ने कौन कौन से अपने मकासद जो है हासिल किए हैं, तो पाकिस्तान जो है बहुत आगे है इंडिया से। बेहतरीन आपने बात की। चले कहना चाहूँगी, ताहिरा साहब कोई शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हाँ, बस एक मुझे एक कमेंट देने दें, आपने जी एक कमेंट मुझे देने दें आदिल। मैं ये कहना चाहूँगी, एक बहुत बड़ा खला था, एक बहुत बड़ा खला था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की सिफारतकारी कहीं जो है ना कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उस खला को कमज़ोर किया, वो पाकिस्तान की एक बहुत मजबूत आवाज़ बने, सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी, इंटरनेशनल फोरम्स में भी, और हर जगह उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। ठीक है, आपने बजा फरमाया। अभी आप जो एक बात कर रही थी कि जो हमारा नेबरिंग कंट्री है वहाँ पे अभी भी एक जंग का जुनून, अभी तक जो हजीमत है उसे बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ ज़राए बताते हैं कि 40,000 करोड़ जो है वो फौरी तौर पर फोर्सेस के लिए, उनको मजीद वेपनाइज करने के लिए मोदी सरकार जो है वो जारी कर रही है। ताहिरा साहब, मतलब वह जंग का जुनून ताहाल मौजूद है, कोई ना कोई मिस एडवेंचर अभी भी हो सकता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़े अहम मौजू पे मुझे दावत दी सवाल करके। पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह ताला जब तक हाफ़िज़ सैयद फील्ड मार्शल हाफ़िज़ सैयद मुनीर साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, अफवाज पाकिस्तान के सिपह सालार हैं और रहेंगे, और प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो हिकमत अमली है तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर, मैं नहीं समझती कि मोदी इतना पागल हो चुका है कि दोबारा कोई जुर्रत करे, क्योंकि जो एक कारनामा बिन्यामिन मरसूम ने सर अंजाम दिया और तमाम दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान को किस तरह से फतह मिली अल्लाह ताला के फजलो करम से, और किस तरह से दुनिया ने देखा कि मोदी को शिकस्त हुई, और जिस तरह से मोदी ने एक ड्रामा रचाया पहलगाम वाक़या पर, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि आप इंक्वायरी करवाएं, हम भी आपके साथ तावन करेंगे, तो उन्होंने 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान के ऊपर FIR कटवा दी। ये था मोदी की नाक़िस सोच, और वो अभी तक इस गर्क है इस शिकस्त के अंदर कि पाकिस्तान ने मेरे साथ किया क्या। और अफवाज पाकिस्तान माशाल्लाह एक पेज पे अवाम, अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर थी, तो इंडिया का ये हशर हुआ। आइंदा मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया ने देखा। और फिर उसने मिन्नतें की अमेरिका में ट्रंप साहब की कि जी अब ये सीज़ फायर करवाएं, पाकिस्तान को कहें कि हमें अब बस हमने शिकस्त तस्लीम कर ली, इसको सीज़ फायर करें। और पाकिस्तान ने नहीं रिक्वेस्ट की, ये गुजारिश मोदी साहब ने की ट्रंप को, और जो उन्होंने मीडिया पर भी बताया। और उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि जिस तरह से हम अमन के दाई हैं, हम दुनिया में अमन चाहते हैं, हम किसी किस्म का झगड़ा नहीं चाहते, और हमने ये सीज़ फायर की। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी आलम ने देखा, यूरोपियन ममालिक ने, अमेरिका ने खुद, और फिर हमारे जो दोस्त ममालिक थे जो कड़े वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, जिनमें चाइना, जिनमें आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये तमाम वो मुल्क, UAE, जिन्होंने इस कड़े वक्त में पाकिस्तान का शाना बशाना साथ दिया और कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। और दुनिया को ये पता शामिल कर ले, तुर्की ने बड़ा सफारती तौर पे कितना नजर आए, उसके बाद भी बिल्कुल मिसएडवेंचर इंडिया ने सबसे पहले टर्की, उसके बाद हाँ जी, उसके बाद भी देखे किस तरह वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में हाथ डालकर किस तरह उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया और वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। ठीक है, नहीं ये मेरे सैफी साहबा, टर्की भी, रज़ाला सैफी साहबा, और उन्होंने इस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, इस तरह से दिया कि दुनिया ने देखा कि टर्की से लेके चाइना तक और इधर UAE से लेके यूरोप तक, अमेरिका तक पाकिस्तान को किस तरह लोगों ने अपना यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं, और तनहा रह गया कौन? पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, पाकिस्तान के साथ खुलकर जो है वो खड़े होकर सामने आके, ऑन द अदर साइड इंडिया बिल्कुल आइसोलेशन में हमें नजर आया। मतलब आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल हमें दूसरी जानिब आइसोलेशन में नजर आई। रज़ाला सैफी साहब को भी शामिल, मेरा जवाब सुने। अब आप मुझे नहीं आप मुझे मुदाखलत ना करें, मेरा जवाब पूरा होने दे। आपको मैं ये बताऊं, जो इंडिया के दोस्त ममालिक थे उन्होंने भी पाकिस्तान का साथ दिया कि पाकिस्तान सही मौक़िफ़ पे है और पाकिस्तान सही समझ पे है। हमने ना कभी किसी के साथ, और इन्होंने जो अब पानी की जारहियत शुरू की है, इसे अब आप भी जारहियत कहेंगे। ये एक इतना बड़ा मसला है जो इंडस वाटर ट्रीटी है हमारा, ये इंडिया नहीं कर सकता कि एक मुआहदे की पासदारी हो और दूसरे मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो। ये अगर मुआहदे ख़त्म करना चाहेंगे तो फिर तमाम मुआहदे ख़त्म होंगे, जिनमें शिमला मुआहदा भी है। इंडिया को ये सोचना चाहिए कि जो बातें तय हो चुकी हैं उनके अंदर नई अगर ये कार्रवाई को करेंगे तो पाकिस्तान हर उस कड़े वक्त के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार है। पाकिस्तान के 25-26 करोड़ अवाम, पाकिस्तान की तमाम पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, जो आपने भी बात की ना, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कंट्रोल को सीज़ फायर लाइन के हवाले से वज़ीर दिफा ने जो बयान दिया है, बड़ा अहम बयान है कि अगर आप पानी रोकेंगे, अगर आप जो दो तरफा जो मुआहदे हैं उनको ख़त्म करेंगे, तो पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन है और फिर उसके जो नताइज जो बड़े दूर रस होंगे। अच्छा, रज़ाला सैफी साहबा, जिस तरह बात की है वज़ीर दिफा ने कि शिमला अकॉर्ड जो है, शिमला मुआहदा जो है, उसको पाकिस्तान जो है वो ख़त्म कर सकता है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी जो कह लें कि हियत है, उसके ऊपर भी असरात पड़ सकते हैं। उससे जो मतलब एक कह लें सीज़ फायर लाइन, उसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो लाइन ऑफ कंट्रोल से। तो इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है इस बयान का कि अगर आप पानी रोकेंगे तो पाकिस्तान के पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, बहुत अहम बात यह है कि पाकिस्तान, अगर इंडिया एक तरफा तौर पे मुआहदे को ब्रेक कर रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को,
तो पाकिस्तान के पास भी राइट है कि एक तरफा तौर पे जब कानून नहीं हो, जब इंटरनेशनली किसी जो बाउंड्रीज हैं उनको ब्रेक किया जा सकता है, जब एक न्यूक्लियर कंट्री जो है वो दूसरी न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर हमला करेगी, तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? क्या हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे? क्या हम ये इंतजार करते रहेंगे कि वो हमें मारते जाएं और हम उनका इंतजार करते रहें? ऐसा तो नहीं होगा ना, बिकॉज ये अगेंस्ट द रूल्स है, अगेंस्ट द लॉ है कि आपको कोई एक मारे दो मारे, मगर आपको रिटेलिएट करना पड़ेगा। इंतहाई संजीदगी और इंतहाई समझदारी के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस वक्त जवाब दिया है, क्योंकि उनकी इंस्टॉलेशंस को खाली निशाना बनाया, उनके अवाम को निशाना नहीं बनाया, उनके खवातीन और बच्चों को निशाना नहीं बनाया। ये हमारी जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है, ये फर्क है इंडिया की स्ट्रैटेजी से, जो इनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है इंसानी हकूक की पामाली करने में। उन्होंने कश्मीर जो हमारी शहरक है उसको भी पामाल करने की कोशिश की है, मुसलसल कर रहे हैं कोशिश, मगर वहां के गयूर अवाम जो हैं वो अभी भी खड़े हुए हैं। मगर ये कब तक कोशिश करते रहेंगे? हर तरफ ये यूनिलैटरली ब्रेक करते रहे हैं लॉज को, और ये अब वक्त आ गया है कि जहां इनको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है। डायलॉग जरूर हो रहा है, इस वक्त हमारा डेलीगेशन जरूर गया हुआ है, और बहुत जरूरत है इस वक्त एक ऐसे अहम लीडर का भी जिक्र करने की जिसने चाइना से 8 महीने के अंदर अंदर एक ऐसे जेट हमारे पास मंगवाए ताकि हम अपने दिफा कर सकें। चाइना के साथ हमारी ताल्लुकात बेहतर किए गए। हमारी जो इस वक्त जो तुर्की हमारे साथ खड़ा रहा, इस वक्त जो अजरबैजान की हमारे साथ सपोर्ट रही है, इस वक्त जो दुनिया की और दूसरे ममालिक हमारे साथ खड़े हुए हैं, उसमें हमें नजर आता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी पहले, उस इमरान खान की गवर्नमेंट, उन्होंने कितनी प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजाइज करके पाकिस्तान को मुस्तहकम किया, जिसका आज हम फल खा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज, हर चीज साथ साथ चलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं से पीछे नहीं है। और अगर इंडिया को किसी किस्म का मुगालता है या वो किसी किस्म की गलतफहमी का शिकार है, या वो ये समझ रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ टेररिस्ट रहते हैं, या वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वहाँ शऊर वाले लोग नहीं हैं, वहाँ की आर्मी और वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो बाशऊर नहीं है, तो उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि कल तक जिन सोशल मीडिया को पाकिस्तान के वो जो गलतफहमी थी वो पाकिस्तान ने मतलब उन्होंने जो है टाइम उस पे डेफिनेटली उसको जो है उनको बता दिया, उनको दूर की। 2019 में देख लें किस तरह हमने जवाब दिया, डिफेंसिव रहते हुए किस तरह जवाब दिया, और अभी बार के हक में हमने किस तरह रिस्पॉन्ड किया वो उनके सामने। अभी आप इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसकी बात कर रही हैं, बानी बहुत सी ख्वाहिश भी थी, बात भी हो रही थी कि शायद वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो चीज़ मुमकिन नहीं हो पाई। जो जिस तरह कोर्ट ने जो हियरिंग है 11 जून तक उसको आगे बढ़ा दिया है। चलें अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो इंटरनल है जहाँ पे इस टाइम चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है उसको डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ हम बात कर रहे थे कि इंडिया के मुकाबले पे किस तरह पाकिस्तान को मुश्किलात थी और किस तरह पाकिस्तान ने उन सारी की सारी चीज़ों को मैनेज किया, किस तरह खारजा अमूर में पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल कर ली। लेकिन ऑन द अदर साइड जो विद इन कंट्री हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो पोलिटिकली पोलराइजेशन हम देख रहे थे, ऑल दो इंडिया के टाइम पर पूरी कौम एक यकजा नज़र आई, लेकिन फिर कुछ जो पोलिटिकल चीज़ें हैं वहाँ पर दोबारा कह लें कि टेम्परेचर जो है हाई होता चला जा रहा है। समीना पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चलें बहुत शुक्रिया समीना साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये बता दें कि ईद से पहले बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से जो कारकुनान हैं उनमें एक उम्मीद थी कि शायद हो जाए इस तरह का मामला, इस तरह की मुख्तलिफ खबरें भी आ रही थी, शायद कोई बैक चैनल कहीं कोई बातचीत हो रही है, कुछ रिलीफ मिल जाए, मिल नहीं पाया वो। जी शुक्रिया आपका आदिल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक खबरों का बल्कि एक सिलसिला शुरू हुआ था, और उसके बाद हमने देखा कि खुद ही पीटीआई के अंदर से ही उसकी बहुत ज्यादा तरदीद भी आ गई थी जोरदार अंदाज में कि ये सिर्फ खबरें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और फिर जब आप हालात देखें तो उससे भी अंदाजा यही हो रहा था कि कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा था। केसेस तो लग नहीं रहे थे, तो रिहाई के इम्कानात कहाँ से होते। इसके साथ साथ ये जो कहा जा रहा था कि शायद उससे पहले कुछ और लीडर्स जो जेल में हैं काफी सालों से, 2-2 साल से, और उनकी जमानतें तक नहीं हुई, तो शायद उनकी रिहाइयां हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नहीं देखा गया, और मुसलसल हर दूसरे दिन के बाद यास्मीन राशिद साहिबा हों या दीगर जो इनके असीर कैदी हों, उनके बारे में जब भी जमानतों के केसेस लगे तो यही बताया गया कि रिकॉर्ड नहीं है।
तो इन हालात को देखते हुए मेरा ख्याल है बहुत वाज़ेह हो गया था काफी दिन पहले ही कि कोई रिहाई मुमकिन नहीं हो पाएगी। और खास तौर पर जब 9 मई केसेस में इमरान खान साहब की जो जमानतों का केस है, अब वो आफ्टर ईद जाके पेशी पड़ी थी तारीख जो नई, तो उससे तो वाज़ेह हो चुका था कि रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। और फिर जब इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स आए तो उससे भी अंदाजा हो गया था कि बात अब मजीद शिद्दत की तरफ जा रही है और कोई मफाहमत की तरफ बात नहीं जा रही। ठीक हो गया। सैर कामन साहब, एक जो इंटरनल हारमनी की ज़रूरत थी इस पूरे टाइम पीरियड में, ठीक है खारजा अमूर में बहुत अच्छी चीज़ें हो गई, हमने जवाब भी दे दिया दुश्मन को, लेकिन इन हाउस जो है हमें चीज़ें बेहतर करने की बड़ी ज़रूरत थी, वो हो नहीं पाई। क्योंकि दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि वो मोदी सरकार बारहा इस तरह की बातें कर रही है, जिस तरह अपनी आर्मी को मजीद वेपनाइज कर रही है, 40,000 करोड़ का मजीद बजट, ये सारी की सारी चीज़ें। तो अंदरूनी खाना जो चीज़ें हमें अच्छी करनी थी उसके लिए कोई कोशिशें नहीं हुई ताहाल। देखिए नरेंद्र मोदी ने तो ये करना है, क्योंकि आप ही देखें उसकी रेपुटेशन, उसका इलेक्शन, उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो स्टेक पर है। अब जब आप इंटरनल बात करते हैं, देखें जब पाकिस्तान की बात आती है तो हर चीज़ हमें पसे पुश डाल के आगे बढ़ना होता है अपने मुल्क के लिए। ये मुल्क है तो सियासत है, ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो पार्लियामान है। तो एक और पार्लियामान सबसे अहम जो है इदारा है किसी किस्म की गुफ्तगू, रिकन्सिलेशन और बातचीत करने के लिए, क्योंकि तमाम जमातों की रिप्रेजेंटेशन है। और मैं समझती हूँ कि उसी पे हमें एक मौसर तरीके से गुफ्तगू करनी चाहिए, मफाहमत की राह इख्तियार करनी चाहिए। सदर मुमलिकत ने जब अपना खिताब किया पिछले साल भी और इस साल भी, तो इस बात के ऊपर उन्होंने बहुत जो है ज़ोर दिया कि मफाहमत होनी चाहिए। और अभी भी मैंने देखा था कि जब उनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से लाहौर में, तो उसके अंदर जो स्पीकर नेशनल असेंबली भी मौजूद थे। तो डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि उन्होंने अपना विजडम शेयर किया होगा और इसकी पाकिस्तान को आज ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ हम जो है आदिल इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कोई भी चीज़ मावराए कानून भी नहीं हो सकती। जो कानूनी तरीके हैं उनको इख्तियार करना बहुत लाजमी है। महज ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर कोई रिहाई नहीं हो सकती। और फिर कोई एक आप मौक़िफ़ तो इख्तियार करें। अभी जो नज़र आता है जो एक डिवीज़न जो है ख़ुद PTI के अंदर है, मुख्तलिफ सोच है, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं, हम आहंगी ख़ुद एक सियासी जमात में भी नहीं है। जब उनके अपने अंदर फ़ैसला साजी जो है वो मुंतशिर है, तो वो कैसे जो है आगे बढ़ के किसको एक पास ये हक़ है कि वो आगे गुफ्तगू करे। हर रोज़ जो है एक एहतजाज की कॉल होती है। मैं समझती हूँ इस वक्त हमें सिर्फ एक कॉल देनी चाहिए, वो नेशनल यूनिटी की कॉल देनी चाहिए, वो पाकिस्तान की कॉल देनी चाहिए। और हमें ये देखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर बजट के वक्त में, ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को किसी फाइनेंशियल इदारे से सपोर्ट की ज़रूरत हो, या कोई ऐसा वक्त हो जबकि पाकिस्तान को जो है दुनिया को बताना हो कि हम एक कौम हैं, तो उस वक्त इस किस्म की कोई जो है गुफ्तगू की जाए और एक ऐसा जो है तासुर दिया जाए कि मुल्क के अंदर अभी अफरा तफरी है, मुल्क के अंदर जो है कोई नया जो है एक बहरान आने वाला है। ये चीज़ जो है इसको पॉजिटिवली हम नहीं ले सकते। आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो जमात है तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाती है, दहशतगर्दी का शिकार भी होती है और दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करती है। लेकिन ऐवान में बैठना, जमहूरियत को जो है का तसलसल जो है बरकरार रखना, ये हमारी पहली तरजीह है। और मैं समझती हूँ कि ये ही एक तरीक़ेकार होना चाहिए। पार्लियामेंट में बैठे, लेकिन ठीक है ये पार्लियामेंट में सारी चीजें अपनी जगह हो गई, आपने ठीक कह दिया। लेकिन ऑन द अदर साइड जो हम देख रहे हैं, जो पूरा मामला है उसमें चीज़ों को नॉर्मलाइज तो करना है ना। मतलब ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपका साथ देती रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन जो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनके ग्रजेस हैं, उसको तो दूर करना ही होगा ना। ताहिरा औरंगज़ेब साहबा, ये जो पूरा मामला है इसमें हुकूमत को नहीं चाहिए कि जो इंटरनल चीज़ें हैं उसको भी बेहतरी की जानिब आगे बढ़े? आदिल साहब, बात ये है कि जब तक खुद PTI के अंदर एक कंसेंसस के साथ कुछ तय नहीं किया जाएगा तो हुकूमत क्या करेगी उनके साथ। उनकी बहन मोहतरमा कोई बयान देती हैं, उनके लॉयर कुछ बयान देते हैं, उनकी पार्टी के काबिरीन कुछ और कहते हैं, उनके जो अपोजिशन लीडर है वो कोई और स्टेटमेंट है। तो जब तक ये पार्टी के अंदर बखेड़ा ख़त्म होके एक पेज पे ये खुद नहीं होंगे तो गवर्नमेंट इनके साथ क्या डायलॉग करेगी। अब वो कहती, कभी वो कहती है कि जी हम सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से भी नहीं करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तीसरे दिन कहते हैं नहीं जी हमने इस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं करने। वो इसलिए कि जब वहाँ से जवाब मिलता है
तो ये एक और स्टेटमेंट देते हैं, और स्टेटमेंट के लिए भी कोई एक स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो भी कई हैं जिनके अपने अपने नज़रियात हैं, अपने अपने ख्यालात हैं और अपने अपने ख्यालात। कोई कह रहा है जी हम ईद के बाद पीटीआई ने कहा है कि हम तहरीक चलाएंगे। भाई किस चीज़ की तहरीक चलाएंगे? बात यह है जब ये गवर्नमेंट में थे, वज़ीर आज़म थे, तब तो तहरीक कामयाब ना हो सकी। अब जेल के अंदर बैठ के ये कौन सी तहरीक होगी? और फिर जो इनका मुतालबा है जी रिहा किया जाए, वो तहरीक चलाएंगे ना कि जो उनके साथ जो मामलात हो रहे हैं, जो केसेस हैं, जो लीडरशिप बंद है, पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही, वो उसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। मेरी बात सुने, स्पेस क्या नहीं मिल रही? कौमी असम्बली के अंदर इनके मेंबरान हैं, और कौमी असम्बली से बड़ा अदारा पाकिस्तान में कोई नहीं। जहां आप बोले तो पूरी दुनिया में आवाज़ सुनाई देती है। ये कानूनी तरीका है और उनका एक कानूनी हक है। किसने उनको असम्बली के अंदर बोलने से मना किया? मैं खुद मेंबर हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि वो खड़ा होना चाहें और स्पीकर साहब कहें आप बैठे, और ये तरीका जमहूरी है भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि पूरी कौम ने देखा 9 मई को इन्होंने क्या किया। हकीकत ये है जो मैं देखती हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के, अब ना अवाम पीटीआई के साथ है और ना पीटीआई बानी के साथ है। अगर पीटीआई बानी के साथ होती तो वो ये कहती कि हम मुकदमात का सामना करेंगे, अदालतें हमें जो फैसले करेंगी हम देखेंगे। ये कैसे होता है कि इंसान के ऊपर, चाहे बानी पीटीआई ना हो, कोई भी आदमी हो, पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, उसके ऊपर मुकदमात हो और बगैर हेयरिंग के, बगैर अदालतों के वो बंदा रिहाव के बाहर आ जाए? ये कभी ऐसा हुआ है? नवाज शरीफ ने जेल काटी, मरीम नवाज साहिबा ने काटी, शहबाज शरीफ साहब ने काटी, ख्वाजा साद रफीक ने काटी, ख्वाजा आसिफ ने काटी, हनीफ अब्बासी ने काटी। आपको मैं कौन कौन सा नाम गिनवा के बताऊं कि किस किस ने नहीं काटी? हमजा शहबाज साहब ने काटी। किस बंदे के ऊपर यह कि FIR नहीं थी? जावेद लतीफ़ साहब ने काटी। तो सब ने अपने लेकिन जिस तरह केसेस बने ना, तो आपकी भी क़यादत का यही मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान में केसेस इस तरह बनते हैं, नैब का अदारा इसी तरह कार्रवाई करता रहा, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात रहे ना उन केसेस के ऊपर, और बाद में रिलीफ किस तरह मिलता है वो भी आप लोगों को पता है कि मियां साहब जब आते हैं तो किस तरह से सारी की सारी चीज़ें उनके लिए हो जाती हैं। तो वो तो एक कह लें कि माजी की मिसालें दे रहे हैं ना आपको कि पाकिस्तान में अदालतें किस तरह कायम करती रही हैं। तो जब मामला ठीक होंगे तो अदालतों से चीज़ें आपकी नॉर्मलाइज भी हो जाएंगी, बेहतर भी हो जाएंगी। ठीक हो गया। अदालतें उन्हीं के दौर में करती है। मेरी बात सुने, एक बात सुने आप मेरी, नहीं मेरी बात मुझे बोलने का मौका दीजिए ना। अदालतों का सामना किया हमने तो हुकूमत इमरान खान साहब की थी, उनके दौर में अदालतों ने फैसले किए, उनके दौर में तमाम लोगों के बारे में फैसले किए गए। तो आज वो कहते हैं कि वो बगैर किसी अदालत की हेयरिंग के बाहर आ जाए, ये कैसे मुमकिन है? उनकी क्या रिजर्वेशन है? वो तो एक नुक्ते पे नहीं खड़े होते। कभी वो कहते हैं कभी मैं उससे, कभी मैं इससे। पहले अपने अंदर का मौका तो दीजिए। इस प्रोग्राम इनके लिए तो नहीं है, मुझे भी बोलने का हक है। और मैं ऑपोजिशन, मतलब एक मैं भी पार्लियामेंट में रह चुकी हूँ, और आप 26वीं तरमीम की बात कीजिए, जहां हम अहम मसाइल पाकिस्तान और इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, वहां हम डर्टी लेन नहीं वॉश कर सकते। मगर आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर को बिला जवाज बंद रखा गया है। हम ये नहीं कह रहे कि आप कल जेल का दरवाजा खोलिए और इमरान खान को बाहर कीजिए, और इमरान खान ने भी ये नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि बतदरीज केसेस से रिहा होने के बाद ही मैं बाहर आऊं। मगर अगर अदालतें जो हैं वो बिक चुकी हों, अदालतें जो हैं वो खरीदी जा चुकी हों, अदालतें जो हैं उनके ऊपर लगामें लगा दी गई हों, अदालतें जो हैं उन्हें सही फैसले, हक के फैसले करने से रोका जा रहा हो, और ये कहा जा रहा हो कि आपने ये करना है, और अदालतें जो हैं वो मातहत हो गई हो पार्लियामेंट की, तो फिर मुझे बताइए कि पार्लियामान जो है वो कितना मुस्तहकम है और अदालतें कितनी मुस्तहकम है। ये सारी चीजें इनको अलग अलग अपने अपने तरीकों से काम करने की एक इजाजत और एक तरीके से चलने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर हमने एक तरफ तो एक संजीदा तौर पे एक बेहतर मुल्क दिखाया है, दूसरी तरफ हम अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान के अवाम को, जो 22 करोड़ अवाम का एक बड़ा लीडर है, उसको आप जेल में बंद करके और उसको हर किस्म के हब्से बेजा में बंद करके कोशिश, जेलें काटी, मगर आपके लीडर्स हर ईद लंदन में मनाते हैं, ये ईद भी लंदन में मनाएंगे। पाकिस्तान में क्या दुआ करना मना है? पाकिस्तान में क्या ईद की नमाज पढ़ना मना है? पाकिस्तान में जेल काटना मना है?
आप जैसी जेल होती है, आप लोग बीमार हो जाते हैं, अस्पतालों का रुख करते हैं। इमरान खान तो अस्पतालों का रुख नहीं कर रहा। मुश्किलात हत्ता के लाइटें बंद की गई, मिलने से रिश्तेदारों के जानने वालों से मना किया गया। ऊपर से हद ये है कि खानों की बातें करते हैं, जहाँ उस शख्स ने कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं किया कि जी मुझे पालक गोश्त और आलू गोश्त खाना है। ये बातें छोटी हैं, हम इस वक्त बड़ी बातों की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त बड़े फैसले कीजिए, बड़ापन दिखाइए। अगर आप वाकई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अपना वक्त पूरा करे, आपने तो सिर्फ समझ रखा है कि दो पार्टीज की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की। एक तीसरी बड़ी पार्टी इमर्ज करके आई है 22-23 साल की जद्दोजहद के बाद ऊपर आई है, उसको आवाम की मकबूलियत और वो हम जो देख रहे हैं कि ईद के बाद अब जो दानी पीटे की बात कर रहे हैं क्योंकि तहरीक चलाने का इरादा है, क्योंकि इस तरह से चीजें हो नहीं पा रही, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा, तो क्या ईद के बाद कोई तहरीक अगर चलती है तो ईद कितनी मुख्तलिफ होगी माजी से, और क्या उस तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी पाकिस्तान को कि नहीं? समीरा साहबा के सामने क्वेश्चन रखूंगा, उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले मैं एक सवाल रख रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेस ना मिलने की वजह से ईद के बाद दोबारा से एहतजाजी तहरीक चलाने का इरादा रखती है। समीरा साहबा, क्या इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि माजी में बहुत कोशिश की, एजुटेशन की सियासत की, जलते जुलूस रैलीज की, कुछ रिलीफ मिला नहीं, तो इस बार जो तहरीक चलेगी वो माजी से कितनी मुख्तलिफ होगी और कैसे उसके नतीजे में कुछ ना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस पैदा होगी? बिल्कुल मैं इस पे बात करती हूँ, लेकिन अभी चूंकि बात हो रही थी कि जी मफाहमत की जरूरत है, तो इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और ये बड़ा अच्छा मौका था कि जब इंडिया के खिलाफ एक पूरी कौम मुत्तहिद नजर आई, और वहां पर पीटीआई के सोशल मीडिया ने, उनके लीडर्स ने, खुद इमरान खान ने जिस तरह से बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान के साथ भी खड़ा होने का ऐलान किया, मुल्क के लिए दिफा के लिए खड़ा होने का ऐलान किया, तो उसी तरफ मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत है इनके एंड से भी ये चाहिए था कि ये गुडविल जेस्चर दे दे, कम अज कम उनकी जो खवातीन है उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती थी। और यहाँ पर हम जितने मर्जी बैठकर दावे कर लें, जितनी मर्जी तकरीर कर लें, सबको पता है कि इस वक्त अदालतों की क्या सूरत हाल है, मामलात कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, किस तरह से तरामीम आई हैं, किस तरह से जजेस को लाया गया है। तो ये सारी अब कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उस पर एक अलग से प्रोग्राम करें और उसमें लोगों को बताएं, वो सबको आइडिया है। लेकिन क्या इस तमाम चीजों को किसी तहरीक के जरिए तब्दील किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं ये आपको बताऊं आदिल कि ये यहाँ पे सिलसिला खत्म नहीं होगा। अगर ये इस वक्त जो भी एहतजाज ईद के बाद प्लान किया जाता है पीटीआई की तरफ से, अगर एक दफा फिर भी नाकामी हो जाए, जैसे पहले वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए, अगर दोबारा भी वो नताइज हासिल ना हो, तो मैं नहीं समझती कि आप ये कहेंगे कि जी उसके बाद फिर सब खत्म है। क्योंकि जब तक जो कुछ गलत हुआ है वो सही नहीं होगा, उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा। कोई एक वजह बनेगी तो कोई दूसरी वजह बनेगी, तहरीक में कोई एक शक्ल आएगी तो कभी दूसरी शक्ल आएगी, लेकिन जब तक बुनियाद खराब है, जब तक वो बुनियाद दुरुस्त नहीं होगी, उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। चाहे वो फाइनल कॉल खुद भी कह देते हैं, जैसे 26 नवंबर को भी एक फाइनल कॉल थी, उससे पहले अक्टूबर का जो एहतजाज था वो भी एक बड़ा एहतजाज था। अब उससे मुख्तलिफ एहतजाज करने की हिकमत अमली है, और इसमें इमरान खान साहब ने कहा भी यही है कि ये एक मुसलसल और मुल्क गीर एहतजाज होगा, किसी एक पॉइंट की तरफ सब नहीं आएंगे। तो उससे अंदाजा यही हो रहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म हिकमत अमली बनाई जा रही है, जिसमें मुसलसल इंगेज रखा जाएगा और मुख्तलिफ तरीकों से एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। तो मैं फिर वही कहूंगी, मैं ये नहीं कह सकती कि ये बिल्कुल कामयाब होगा 100%, लेकिन जाहिर है अगर उसको रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से फोर्स इस्तेमाल की जाती है, कोई भी एजिटेशन रहती है, फिर से गिरफ्तारियां हो रही हैं, पकड़ धकड़ हो रही है, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, मामूलात जिंदगी जो है वो जाहिर डिस्टर्ब होते हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो अल्टीमेटली फिर वही बात है कि जिसको ये कहा जाएगा कि कोई सियासी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं है, और ये आप करके चलिए उन्हें नाकाम बना तो लेंगे, क्या हो जाएगा? फोकस जो है, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में, समीरा साहब, एक फोकस की भी बड़ी बात है ना कि ऑन द अदर साइड इंडिया की जानिब से अभी भी खतरात मौजूद हैं, हुकूमत भी कह रही है कि खतरात हैं। ये फोकस हुकूमत का सामो कह लें कि हट जाएगा इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर। सैर कामरान साहब, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आगे चल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है, ये सारे मामले वो हैं जिनके नताइज बड़े दूररस कह लें कि नताइज होंगे, आगे चल के इलेक्शन होंगे जब भी कभी, तो वो सारी की सारी चीज़ें अब होनी हैं, तो अपोजिशन लीडर का बड़ा एक अहम रोल है। तो अगर ये चीज़ें इसी तरह होती हैं,
मिनिस्टर बानी पीटीआई ने कहा कि असम्बली में भी इस तरह की चीज़ों में स्पीकर के सामने बहुत सी चीज़ों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे पीछे ही रहे। तो अगर ये चीज़ें हो जाती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर, तो फिर आगे चल के मसाइल तो जू के तू रहेंगे। मतलब ये जो चलती आ रही है स्टेबिलिटी का ना होना, वो आगे भी बढ़ता रहेगा, अगले इलेक्शन तक नतीजे चले जाएंगे। देखिए, पॉलिटिकल इंगेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और मैं ये बताऊं कि ये होती भी है। ये नहीं होता कि जो है गुफ्तगू नहीं होती, ये नहीं होता कि एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, पार्टिसिपेशन भी होती है। फैसला साजी में जो असेंबली की है उसमें ये शामिल होते हैं। अब आगे ये खुद क्या फ़ैसले करते हैं, ये एक अहम चीज़ है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक एक कंसेंसस, एक सोच कुछ तहरीक इंसाफ में नहीं आएगी, एक फ़ैसला नहीं होगा कि आपने पॉलिटिकली इंगेज करना है। एक तो तहरीक इंसाफ पॉलिटिकली इंगेज करना नहीं चाहती, अदर देन द पार्लियामेंट में ठीक है, दे हैव ऑल द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, उनके पास स्टैंडिंग कमेटीज़ भी हैं, वो एडवाइजरी रोल में भी हैं, ठीक है, उनके पास जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी भी है। लेकिन उसके बाद उससे आगे जब ये बात आती है रिहाई की या पॉलिटिकल रिकन्सिलेशन की, तो उसमें फ़ैसला ये होता है कि हमने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पे बात करनी है। आपने जो है टारगेट भी इस्टेब्लिशमेंट को करना है, आपने बात भी इस्टेब्लिशमेंट को करनी है, आप पॉलिटिकली इंगेज नहीं करना चाहते। तो मैं आपको बोलूँ कि अगर इसके बगैर जो है ना, मुझे चीज़ें सुलझती हुई नज़र नहीं आ रही। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिकन्सिलेशन पे बिल्कुल बिलीव करती है, और मैंने पहले भी वक्त बताया कि सदर मुमलिकत ने इस पे अपने किरदार को उन्होंने सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि उनके दरवाजे खुले हैं इस सिलसिले में, ही कुड प्ले अ रोल। लेकिन क्या ये एक फ़ैसला होगा तहरीक इंसाफ के अंदर कि दे वुड ऑप्ट दिस रास्ता? क्या वो इस रास्ते राह पे चलने के लिए तैयार हैं? अगर उन्हें सिर्फ एहतजाज करना है, फिर उस एहतजाज के अंदर कोई मौसर हिकमत अमली नहीं है, उनके वज़ीर आला चले जाते हैं, उनकी लीडरशिप कनेक्ट नज़र नहीं आते उनके जो है वर्कर्स के साथ, तो फिर मुझे लगता है कि सवाई क्योस का कुछ नहीं होगा। इस बार का जो एहतजाज होगा, इस बार का जो एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बानी पीटीआई जेल से बैठ के उसको लीड करेंगे। वो कहते हैं वो सारी की सारी चीज़ों को खुद से मैनेज करेंगे। गजाला साहिबा, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत से आम आगे मामला होने जा रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली में उसका रोल प्ले नहीं करती, तो ये चीज़ें, इसके भी नताइज तो फिर आगे चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कह लें कि ओवरऑल मुल्क को फेस करना पड़ेंगे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लार्ज रिप्रेजेंटेशन है ऑपोजिशन में पार्लियामान के अंदर। उसके बावजूद 26वीं तरमीम कहाँ से आई? 26वीं तरमीम जिसकी ऑपोजिशन मौजूद है, वो उसको क्या, उसकी क्या डिफेंस है इनके पास, उसकी क्या इनके पास जवाब मौजूद है कि वो क्यों आई, और क्या उसका आगे, क्या उसके क्या हर हुकूमत अपने तौर पे क्या उसे इस्तेमाल नहीं करेगी? क्या इंसाफ के रास्ते रोके नहीं जा रहे? क्या इंसाफ सिर्फ एक वक्त के लिए मौजूद होगा? क्या कि एक लोगों को हमेशा के लिए तन्हा में रखा है, तन्हा में भी रखा जाए, उन्हें सप्रेस भी किया? अच्छा चलें, एक गुड जेस्चर के तौर पे गवर्नमेंट डॉक्टर यास्मीन राशिद को, जिनको पर्सनल एनमिटी की बुनियाद पे बंद रखा जा रहा है, 76 साल की कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर को, जो कि अस्पताल में मरीजों, वो जेल में मरीजों का इलाज भी कर रही हैं, उनको एक एज अ गुड जेस्चर बुशरा बीबी को और यास्मीन राशिद को ये रिलीज करें। इनको हमारी औरतें, अगर 20 औरतें भी प्रेस क्लब के बाहर खड़ी होती हैं तो 50 पुलिस वाले और औरतें पुलिस वालियां जमा कर देंगे। इतना खौफ अगर होगा आपको एक हुकूमत से, एक ऑपोजिशन से, एक लीडर से जो कि जेल में 7x8 के कमरे में बैठा हुआ है, जिससे मुलाकात तक मुश्किल करी हुई है, जिसके मैसेजेस आने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं, उसको इन्होंने हब्से बेजा में रखने के बाद उनकी बीवी को भी बंद किया हुआ है, तमाम लीडरशिप को मुंतशिर करवाया, एक एक को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, हर एक को एक दूसरे की नजरों में गंदा करा के कोशिश की गई कि एक फूट पड़ जाए, पार्टी तबाह बर्बाद हो जाए। मगर सलाम है इस कौम पाकिस्तान पर जिन्होंने इमरान खान को आज भी अपना बड़ा लीडर माना है, और जब तक पाकिस्तानी कौम इमरान खान बिल्कुल जो पॉपुलैरिटी की डेफिनेटली वो वही खड़ी हुई है। आप बिल्कुल बजा फरमा रही है। ताहिरा साहब, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद तहरीक चलाने का उन्होंने फैसला कर लिया है, तो हुकूमत का फोकस नहीं हट जाएगा मामला से कि हुकूमत बहुत रिलैक्स है, 1 पेज चल रहा है, एस्टैब्लिशमेंट का बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मोरल बहुत बुलंद है। हमने हाल ही में इंडिया को डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने अच्छे से उनको शिकस्त दे दी कि कोई अब आपको फिक्र नहीं है कि जो होना है तहरीक चलनी है, कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होगा हुकूमत पे। देखिए, इंडिया और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, इंडिया और पाकिस्तान मोदी का जो नैरेटिव है, मेरी बात सुनिए, मेरे पास 1 मिनट है, मुझे बोलने दें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले ये कहा था कि हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं,
और उन्होंने ये जब दावत दी कि हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, तो उसका मुस्बत जवाब क्या आया कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग करेंगे, हुकूमत के साथ नहीं। तो हुकूमत क्या करे? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में को छोड़ के जो हमारे इत्तेहादी कि हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, तो पीटीआई वाले आगे से जवाब देते हैं कि जी हमें तो इनसे डायलॉग करना ही नहीं। जब अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने कहा कि आए बैठ के इस मुल्क की माशी बेहतरी के लिए एक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक का हम साइन करें। तो इमरान खान साहब ने हाउस के फ्लोर पे कहा, मेरी बात करने दें, आप इसमें इंटरप्ट नहीं करें। उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब को अपोजिशन लीडर तस्लीम नहीं करता। ये उनका तरीका था जब वो वज़ीर आज़म थे। आज जब वो जेल में हैं तब भी वो कहते हैं मैं हुकूमत के साथ डायलॉग नहीं करूँगा, मैं मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहता हूँ। तो हुकूमत क्या करे? क्या जवाब है हुकूमत के पास फिर बाकी मुज़ाकरात का? हम तो मतलब आप ही कह रही है कि हमारी पीटीआई अगर हुकूमत से बात करना चाहे तो हुकूमत राजी है, अब मामला जो है बॉल उनके कोर्ट में है। आपकी ये राय। चलें, बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल ईद उल अज़हा है, ये एक मज़हबी फरीज़ा भी है जिसकी अदायगी आप करें, और ऐसे लोग जो इस फरीज़े की अदायगी करने की सकत नहीं रखते, इस्तात नहीं रखते, तो ये ईद के लिए मैसेज है कि उनको भी इस ईद की खुशियों में अपने साथ शामिल कीजिए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।